तो फिर कटप्पा और शिवगामी देवी पति पत्नी हो गए। तो कटप्पा की सबसे बड़ी गलती के जिसमें अगर उसने वो गलती नहीं की होती तो शायद अमरेंद्र बाहुबली अभी जिंदा होते। बाहुबली ने अभी अपने हाथ में धनुष पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल भैया ये तो तलवार है, धनुष कहाँ गया? ओ भाई ये कहाँ से आ गया? ऊपर आसमान से टपका कि ऊपर डोरेमोन का पॉकेट लगा रखा है? नहीं मतलब बाहुबली के ना लेफ्ट हैंड में है ना राइट हैंड में है, शायद उसने पीछे रखा होगा, लेकिन पीछे से निकालने के लिए भी हाथ पीछे करना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसा जादू करने से नहीं चलेगा। बाहुबली के पीछे इन दोनों के बीच में गैप काफी कम है, लेकिन अगले ही पल इनके बीच में गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ किसी को नहीं पता था कि बाहुबली यहाँ बीच में बैठा हुआ है, नहीं तो बाहुबली इतनी भीड़ में यहाँ बीच में घुसा कैसे? और बाहुबली यहाँ तक आया है तो उसे किसी ने भी नहीं देखा, और बीच से उठा के इन दोनों बच्चों को लेके तो जा रहे हैं, लेकिन वापस इतनी भीड़ में इनके माँ बाप को ढूंढेगा कैसे भाई? अभी राजमाता और कपड़ों के बीच में कोई भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल प्रकट हो गया। आंखों में चमक नहीं है। वाह, अरे मैडम पेंटिंग है ये, वो असल में सामने खड़ी थोड़ी है जो आप बोल रहे हो कि आंखों में चमक नहीं है। नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि पेंटर अपनी बीवी से डांट खा के आया हो और इस टेंशन में कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं आंखों में चमक लगाना भूल गया हो तो। अभी पूरी नदी में खाली एक ही लाश दिख रही है, लेकिन कुछ चंद सेकंड्स में ही पूरी नदी लाशों से भर जाती है भाई। देवसेना के सिर्फ कपड़े ऊपर करने से लोग फेंका रहे हैं भाई, और ऐसा भी नहीं है जो सामने खड़ा था वही फेंका रहा हो, आस पास आगे पीछे जितने हैं सब फेंका गए, और देवसेना ने ये जो लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है वो भी अचानक से उसके हाथ से गायब हो जाता है। अरे भाई ये कहाँ से ले आता है एकदम से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जादू फेंक के देते हैं क्या इसको? ये पीछे से एक जन आ रहा है बाहुबली को मारने के लिए, बिल्कुल पोजीशन में आ चुका है, मारने ही वाला है, मारने ही वाला है, मारने ही वाला है। बाहुबली सपने में चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो मारने ही वाला है। ए भाई तू कहाँ है भाई, मारना भाई, पीछे आ क्यों रहा था जब मारना नहीं है तेरे को, इतना देर हो गया। और आधे घंटे बाद वापस वही बंदा पीछे खड़ा है, लेकिन नाच रहा है भाई, मार नहीं रहे, नाचे पड़े अपनी जगह में। अरे भाई जब तेरे को मारना ही नहीं है तो निकलना यहाँ से, टाइम पास क्यों कर रहा है भाई? फाइनली जो बंदा पीछे नाच रहा था 2 साल बाद आता है बाहुबली को मारने के लिए, और वो भी गलत मारता है। अरे भाई तू निकल ले भाई, पहली फुर्सत में निकल ले, ये जॉब तेरे लिए है ही नहीं। 2 साल बाद आया बेचारा और पेड़ में घुसा दिया चक्कू, भाई तू निकल ले। 1 मिनट भाई, क्या क्या नीचे डोरेमोन का पॉकेट लगा हुआ है क्या, जो एक हथियार फेंकने में दूसरा हथियार अपने आप ऊपर फेंक दिया? या फिर नीचे कोई एक्सचेंज ऑफर का बोर्ड लगा हुआ है कि एक हथियार फेंको और दूसरा वाला हथियार ले जाओ? और बाहुबली को नीचे से जो एक्सचेंज में हथियार मिलता है ये वही हथियार है जो बाहुबली के सिर्फ हाथ हिलाने से उसके हाथ में आ जाता है। भाई बाहुबली और उसका ये वाला हथियार ना मेरे समझ के बिल्कुल परे जा चुके हैं, सिर के ऊपर। चल मेरे को इतना छोटा दिया। भाई अब मानो या ना मानो, पिक्चर की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि इस सीन में बाहुबली के तीर भैया खत्म ही नहीं होते, चले पड़े, लेकिन पीछे से एक तीर भी कम नहीं हो रहा है। जबकि बीच में तो देवसेना भी सोच में पड़ गई थी ये बाहुबली के तीर खत्म क्यों नहीं हो रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये काफी बड़ी गलती है, और काफी बड़ी गलती में थोड़ा सा बोनस तो हम ऐड कर ही सकते हैं भाई, इतना तो हक बनता ही है हमारा। यहाँ पे इन तीनों तीरों को देख के साफ समझ आ रहा है कि इनमें से एक भी तीर देवसेना के सिर के ऊपर तो जाने ही नहीं वाला है, साइड से निकलने वाला है। लेकिन एकदम से भैया ये वाला तीर तो ऊपर से जा रहा है भाई, और भाई ये ऊपर वाला तीर प्लेन की तरह ऊपर ही जाए पड़ा है, लेकिन एकदम से ये तीर नीचे आके इसको लग कैसे जाता है मेरे को समझ नहीं आता। तो बाहुबली यहाँ पे ऐसा एडवांस में तीर मारता है कि 4 लोग जो खड़े उनको तो लगता ही है, और जो 2 लोग आने वाले हैं उनका भी एडवांस में पहले से ही मार देते हैं, और आते ही बेचारे मर जाते हैं। नहीं मतलब सामने बंदे आए नहीं है, बाहुबली ने पहले से कैसे मार दिया भाई? चल मैं मानता हूँ बाहुबली बहुत परफेक्ट है, हर चीज में एकदम परफेक्शन है बाहुबली की। अगर 2 किलोमीटर आगे भी कोई खड़ा होगा तो बाहुबली यहाँ से ऐसा तीर मारेगा कि बंदे के सीधा हेडशॉट लगेगा। लेकिन भाई यहाँ कोई बंदा ही नहीं आया, बाहुबली को पता ही नहीं है सामने कोई आने वाला है, लेकिन पहले से ऐसा मार दिया कि जाके सीधा बंदे को लगा। भाई कैसे? ये मतलब बहुत देर से देख रहा हूँ यार मैं, बाहुबली हर चीज में परफेक्ट समझ आता है, लेकिन बंदों के आने से पहले ही मार देता है। इस सीन में भी देखोगे तो यहाँ पे बंदे आए नहीं है, पहले से बाहुबली ने मार दिया। भाई बोनस तो यहाँ पे भी बनता है भाई, मैं माफी चाहता हूँ यहाँ पे बहुत जल्दी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बनता है सच्ची में। फिर से नहीं यार, अब दिमाग खराब हो चुका है मेरा, सही बता रहा हूँ। अब ये क्या है भाई, मतलब पिक्चर में बाहुबली की अनगिनत पावर देखने को मिल रही है हमें। तो अगर बाहुबली रेंग रेंग की दीवार पे भी चढ़ जाएगा ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। नहीं मतलब क्या क्रिश का भूत घुस गया क्या बाहुबली के अंदर? पीछे देवसेना का एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा, बाहुबली निकल लिया। नहीं मतलब ठीक है आपको बाहुबली को ऑलराउंडर दिखाना है, फिर भी ये ज्यादा हो गया यार सही में। ओ माँ गोतुरुला, यहाँ भी ये लकड़ी गलती से टूट जाती है, सॉरी टूट नहीं जाती है, गलती से गिर जाती है, जिसमें बाहुबली बोट से उतर जाता है, फुल हीरोगिरी मारते हुए बोट को देवसेना की तरफ खींच रहा है। मतलब भाई
नहीं मतलब भाई लकड़ी टूटी थोड़ी है, खाली नीचे गिर गई, आपको हीरोगिरी मारने की क्या जरूरत है? बोट खींच के ले जा रहे हो, लकड़ी वापस लगा दो ना। और चल बाहुबली उतर के बोट खींच भी देता है, लेकिन फिर भी इतना जगह छोड़ देता है कि देवसेना को बाहुबली के ऊपर से जाना पड़ता है। अरे भाई जब आप उतर के बोट को इतना दूर खींच ही दिए हो तो इतना जगह भी क्यों छोड़ दिए भाई? पूरा देवसेना तक ही ले जाना ताकि देवसेना सीधा ही बोट पे चढ़ जाए, लेकिन नहीं भैया। क्या आवाज है भाई बंदे की, मतलब यहाँ पे ये लोग खड़े और वहां आखिरी तक लोगों को सुनाई दे रहा है, मतलब खतरनाक भाई। मैं अगर अपनी पूरी ताकत लगा के घर में बैठे बैठे चिल्लाऊं तो ज्यादा से ज्यादा पड़ोसियों को सुनाई देगा भाई, उसके आगे कहीं नहीं जाएगा आवाज। अभी इनके बीच में कितना कम गैप है ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल काफी ज्यादा गैप आ जाता है भाई बीच में। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगी ना कटप्पा। यहाँ पे देवसेना अपने होने वाले बेटे का दादा कटप्पा को बनाना चाहती है और बाहुबली शिवगामी देवी को अपनी माँ मानता है, यानी कि बाहुबली का जो बेटा होगा वो शिवगामी देवी का पोता कहलाएगा, यानी कि शिवगामी देवी उसकी दादी होगी। और देवसेना कटप्पा को अपने बेटे का दादा बनाना चाहती है। ऐसे तो फिर कटप्पा और शिवगामी देवी पति पत्नी हो गए। व्हाट? आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। पता है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, हर बार जो काम खराब होता है ना ये वीडियो के एंड में मैंने अपना मास्टर प्लान बताया जिसमें हम राका को 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में कैसे खत्म कर सकते हैं, और मूवी की 3 सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया भाई, तो उसे बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत करना। मेरी जेब से जब 1000 रुपए का नोट नीचे गिरता है तो मैं उसे उठाता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि 1000 का नोट बंद हो चुका है और अब उसे उठाने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा लगा मेरा मजाक। कैरी ऑन। कौन है लैंड के मालिक? सर वो एक माँ और बेटा वहाँ पे रहते हैं सर। एक माँ और बेटा वहाँ पे रहते हैं सर। क्या जानकारी निकाला है भाई तू? एक माँ और बेटा नहीं, एक माँ और 2 बेटे रहते हैं वहाँ पे, रोहित भी रहता है भाई। मतलब इधर भी नेपोटिज्म चल रहा है भैया। मेन आदमी का नाम बता दो, दूसरे वाले का नाम ही मत बताओ। नेपोटिज्म है। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ अमन ही है, चारों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली है ग्राउंड। लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए भाई? इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, सामने बच्चे भी है, कहाँ से आ गए? पहले तो थे ही नहीं। अभी अमन जब नीचे गिरता है तो नानचाक अमन के हाथ में ही है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो हाथ से नानचाक गायब हो गया। और वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे नानचक तो यहाँ पड़ा हुआ है जो कि इसके हाथ में था। यहाँ पे अमन येलो सर्कल के ऊपर गिरा है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से दिखाने पे येलो तो छोड़ो, पीछे एक सर्कल दिख रहा है वो भी रेड है। अभी अमन जब अंदर आता है तो यहाँ सोफे के पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन एकदम से सोफे के पीछे ये प्रकट हो जाता है। भाई कहाँ से आया भाई? इसके चश्मे के अंदर से आधा किलो रेती गिरता है। नहीं मतलब क्या चश्मे के अंदर कोई पोटली दिखी है या फिर आंखों में दबा के रखा था रेती को? अभी राका के चश्मे को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एकदम से सर घुमाते ही भैया डंडी तो अपने अपन ही टूट गई। तो ये राका को गोली मारते और ये गोली यहाँ पे आके लगती है, मतलब राका के 2 फीट ऊपर यहाँ पे आके लग रही है गोली। मतलब अगर राका इस बंदे को सामने नहीं भी करता तो भी राका को गोली वैसे भी नहीं लगनी थी, ऊपर से ही निकलनी थी। अभी राका ने मारा ही नहीं और ये पहले ही पलट रहे हैं। तो राका इसे इतना मारता है कि इसे फ्लाइंग जेट की शक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ ये वहीं पे बेहोश भी हो जाता है और इसे बहुत चोट भी लगी होती है। लेकिन जब ये अगले दिन सुबह उठता है तब भैया ये तो अपने घर में बेड में लेटा हुआ है। नहीं मतलब चल ठीक है, फ्लाइंग जेट की शक्ति इसे मिल गई तो चोट तो अपने आप ही ठीक हो गए, लेकिन भैया घर कौन लाया है इसे? अभी यहाँ पे बुक के बगल में बॉल पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही अमन बुक उठाने के लिए झुकता है बुक के बगल से बॉल गायब हो गया और एकदम से जैसे ही खड़े होते बॉल वहां पे वापस आ गया। यहाँ पे हर गोली अमन को ही क्यों लग रही समझ नहीं आ रहा है, रोहित को क्यों नहीं लग रही है एक भी गोली? यहाँ पे इसकी बेबे इसको भी हाथ में चाकू मार देती है, लेकिन एकदम से थोड़ा समय बाद ही इसके हाथ से भी चाकू का निशान गायब हो गया। मतलब भाई ये भी है फ्लाइंग जेट, फिर तो इसके भी हाथ से चाकू का निशान गायब हो गया। अभी ये चाकू बिल्कुल ही सामने आके गिरा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे उतना सामने नहीं होता, थोड़ा आगे खिसका हुआ होता है। अमन ने इसे मारा कान पे था, लेकिन इसके हाथों के निशान तो गाल पे हैं। अभी इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है देख लो, लेकिन अगले ही पल इन दोनों के बीच से गैप गायब हो गया। अभी फ्लाइंग जेट अंदर आया ही नहीं और ये लोग पहले ही उड़ रहे हैं। वाह! और पहले क्या बाद में भी क्यों उड़ेंगे ये लोग? मतलब वो कांच तोड़ के आ रहा है, कोई इन लोग को थोड़ी मुक्का मार रहा है जो ये लोग ही उड़ जाएंगे।
अभी यहाँ पे हवे में चेक का कलर है नीला, लेकिन अगले ही पल इसका कलर हो चुका है नारंगी। वाओ। अभी यहाँ पे खिड़की से धूप निकल रही है, यानी कि यहाँ पे दिन है, सूर्य नमस्कार का टाइम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल जो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे तो रात चल रही है। वाओ। एंड लिटरली जो 1% लोग हैं जो कमेंट कर सकते हैं, नहीं मैं वो पेरेंट्स को दुआएं देने वाले कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई फॉरेन कंट्री होगा तो पहले ही बता दूं कि ये सीन इंडिया का ही है। मतलब यहाँ पे फ्लाइंग जेट ने किया क्या, मतलब गाड़ियाँ तो पहले से साइड में ही है। तो बिल्कुल लाइव खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है कि फ्लाइंग जेट के कंधे पे अभी एक कपड़ा है जो कि हवा में ही बीच में गायब हो जाता है, और जैसे ही फ्लाइंग जेट नीचे उतरता है कंधे पे कपड़ा वापस आ जाता है। बहुत गंदा स्टाइल था ये, बहुत गंदा, नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगा मैं। तो कीर्ति अभी लैंडस्केप पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो पोर्ट्रेट पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो लैंडस्केप पे वीडियो बना रही है, फिर अगले ही पल वो वापस से पोर्ट्रेट पे वीडियो बना रही है। कीर्ति की इस हरकत के बाद द फोन भी लाइक, ऐसा कैसे चलेगा दीदी। तो यहाँ पे अमन इसकी पीठ की मसाज कर रहे हैं, लेकिन भैया बेबे ने तो इसके कमर पे मारा था, पीठ पे तो मारा ही नहीं था। भाई इसने ऐसा क्या देख लिया कि इसको पता चल गया कि ये राका खड़ा है। मतलब भाई कोई भी हो सकता है, क्या पता एक बार के लिए उधर रॉक भी हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है भाई। तो यहाँ पे फ्लाइंग जेट अपनी बेबे से बात कर रहा है और अपने कान पे उंगली रख के ओके भाई ऐसा बोल देता है, यानी कि उसने कान पे ब्लूटूथ पहन रखा है। लेकिन भैया यहाँ पे देखा जाए तो उसने कान पे तो कुछ पहन ही नहीं रखा है। वाह। अभी हाथ के निशान और रस्सी के बीच में कितना गैप है ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल ये गैप काफी ज्यादा कम हो जाता है और अगले ही पल ये गैप वापस से बढ़ जाता है। वाह। अभी फ्लाइंग जेट जब यहाँ से जा रहा होता है तब ये पूरा ही गीला हो चुका होता है, लेकिन वही जब ये जमीन पे लैंड करता है तब भैया ये तो पूरा ही सूखा हुआ है। तो भैया बीच में जब गाना आता है तब फ्लाइंग जेट का पूरा कॉस्ट्यूम ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कॉस्ट्यूम में ये जो येलो कलर का साइन है वो छपा हुआ है, बट एक्चुअल कॉस्ट्यूम में वो साइन छपा हुआ नहीं है। Oh, and you can meet my best friend Aman. कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मतलब क्यों भाई, बोल देता ना हाँ प्रॉब्लम है, मेरे को दुनिया को बचाना होता है, पिकनिक में घूमने के लिए, सुपर हीरो तो बना नहीं हूँ मैं। लेकिन नहीं। नहीं गुरु, मेरा डर सही था। वो धोखेबाज निकला। उसे शक्ति कपूर की बेटी से प्यार हो गया। अरे तो शक्ति कपूर की बेटी ऐसा क्यों देख रही है यार, मतलब वो सामने श्रद्धा कपूर है यार, मतलब बनता है यार। अमन? ओहो, मतलब इसको बोलते हैं 100x ऑप्टिकल फिजिकल फलाना डिमक्कल, जो भी जूम होता है आंखों में लेके घूमना। नहीं मतलब यहाँ से यही नहीं दिख रहा कि सामने बंदा है कि बंदी, लेकिन इसको ये भी पता चल गया कि सामने अमन है। वाह। राका फ्लाइंग जेट को बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकता है, लेकिन जैसे ही फ्लाइंग जेट यहाँ से बाहर निकलता है वो यहाँ से टेढ़ा उड़ के जा रहा है। नहीं मतलब जिस तरह से राका ने इसे फेंका था इसको बिल्कुल सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए था। अभी वैन का ये वाला गेट बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन अगले ही पल वो वाला गेट वहां से गायब हो गया। ये फ्लाइंग जेट के उड़ने का साउंड इफेक्ट सुना आपने, मतलब बैकग्राउंड में प्लेन उड़ने का साउंड इफेक्ट डाल दिया है। वाह। मतलब अगर यहाँ पे आंख बंद कर लेंगे तो पता ही नहीं चलना है कि प्लेन उड़ रहा है कि फ्लाइंग जेट उड़ रहा है। फ्लाइंग जेट इसे खिसकाते खिसकाते लाते और पीछे सड़क में निशान बनाते जाता है, लेकिन जैसे ही ये राका को उठाता है पीछे से निशान गायब हो जाता है। निशान कहाँ गया भाई। और फ्लाइंग जेट इसे बहुत लंबा खिसकाते हुए लाया था, लेकिन यहाँ पीछे तो कारें पड़ी है। अभी फ्लाइंग जेट के पीछे एक सफेद कार दिख रही है हमें, लेकिन एकदम से जब राका फ्लाइंग जेट को उठा के पीछे की तरफ फेंकता है तब पीछे से वो कार गायब होकर ये पोस्टर आ जाता है। नहीं मतलब वाह भाई कहाँ से आया, और एक ही नहीं 1 2 3 4 पोस्टर आ जाते हैं भाई। यहाँ पे ये सारी कारें हवा में उड़ जाती है, लेकिन बगल में ये जो कचरे का डब्बा पड़ा है ये तो हिलता ही नहीं भाई। अमन को पूरे शरीर में इतना खतरनाक चोट लगता है और ये लोग उसका पूरा इलाज घर पे ही करते हैं, जबकि इन्हें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए भाई। ओहो, शर्ट गंदा हो गया, कोई नहीं अभी साफ हो जाएगा। चौंक गई मम्मी। तो राका फ्लाइंग जेट को हवा में उड़ा के ले जाता है और हवा में ले जाके उसे छोड़ देता है। नहीं क्या मतलब भाई, मतलब फ्लाइंग जेट को उड़ना आता है, वो गिरते गिरते उड़ के चले जाता, तो क्या करता तू। हाँ वो अलग बात है कि ये असली वाला फ्लाइंग जेट नहीं है, लेकिन इसको कौन सा मालूम है। तो यहाँ पे ये बच्चा राका को जोरदार घूसा मारता है और राका फेंका भी जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि इस बच्चे के पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा था। नहीं मतलब ये क्या है भाई, मतलब किसी बंदे के पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा होगा तो सामने बंदे के पास फ्लाइंग जेट वाली पावर आ जाएगी क्या। मतलब मेरे पीछे फ्लाइंग जेट खड़ा होगा तो मेरे पास फ्लाइंग जेट वाली पावर आ जाएगी। और अगर ऐसा है भी तो राका के सामने 10 बंदों को खड़ा करो, उसके पीछे फ्लाइंग जेट को खड़ा कर दो, 10 लोग मिलके राका को मारेंगे तो राका वैसे ही मर जाएगा भाई। नहीं मतलब यहाँ पे तो बोनस लेके रहूंगा मैं, बहुत खतरनाक था ये। अभी बेबे के पीछे कीर्ति खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल पीछे से कीर्ति गायब हो गई। मैं इतना देर से एक चीज सोच रहा था कि फ्लाइंग जेट राका को इतना खतरनाक मारे पड़ा है, घसीट घसीट के मारता है, लेकिन राका के चोट क्यों नहीं लग रही है। नहीं मतलब चल ठीक है राका का चोट भी अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले चोट लगती है और 2-3 सेकंड बाद हील होता है, लेकिन राका के तो कहीं से खून नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
अभी राका के पीछे यहाँ पे अच्छा खासा निशान बन जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से वो निशान गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, पहले यहाँ इसके पीछे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल इसके पीछे कुछ चाइनीज जापानीज में कुछ लिखा है, पता नहीं मेरे को। अब ये क्या है भाई? नहीं मतलब क्या मतलब हुआ ये करने का? और एक तो पूरी मूवी में मैं पहली बार इसे ऐसा करते हुए देख रहा हूँ जिसका क्या मतलब है मेरे को समझ ही नहीं आया। तो अगर आप मेरे लास्ट 4-5 वीडियोस देखे हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मैं वीडियो के एंड में पिक्चर की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। और इस वीडियो में मैं फ्लाइंग जेट मूवी की एक नहीं बल्कि 3-4 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी गलती में मैं बोनस पूरे हक से ऐड करता हूँ, आपको पता ही है। तो ये मूवी स्टार्ट होती है जिसमें मल्होत्रा एंड कंपनी को एक लैंड खरीदने की नीड आती है ताकि उनके ट्रक्स का ट्रेवल टाइम कम हो सके। और इसके लिए वो लोग बेबे, रोहित और अमन जिस सोसाइटी में रहते हैं उस लैंड को चुनते हैं और वो उस लैंड को खरीदना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बेबे उस लैंड को बेचना नहीं चाहती है और उन्हें ये लैंड इसलिए चाहिए होती है ताकि वो उस लैंड से अपने फैक्ट्री तक एक ब्रिज बना दे पानी के ऊपर, ताकि उनके ट्रक्स का ट्रैवल टाइम कम हो जाए। लेकिन भाई आपको यही लैंड क्यों खरीदना है? नहीं मतलब आप इस पिक्चर को देखो, ये है बेबे की सोसाइटी और इसके बगल में कितना सारा एरिया खाली पड़ा है भाई। आप उनमें से कोई लैंड ले लो ना, आपको यही वाला लैंड क्यों खरीदना है? जबकि ये लोग इस लैंड को खरीदने के लिए बिल्कुल डबल पे करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये लैंड 10 करोड़ की है तो ये लोग उसके लिए 20 करोड़ भी देने को तैयार है। लेकिन क्यों भाई? इतना जगह खाली पड़ा है, आप वहां से कोई सा भी लैंड ले लो ना, यही लैंड क्यों लेना है आपको? और बाकी सब लैंड लेना भी इन मल्होत्रा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बताता है कि वो छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में कोई पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया। तो भाई वो सब लैंड तो वैसे ही खाली पड़े हैं और बल्कि उन सब लैंड के लिए आपको डबल पे करने की भी जरूरत नहीं है। और ये इन लोग का प्लान होता है कि हम इस तरह से ब्रिज बनाएंगे वो लैंड खरीद के, लेकिन भाई आप थोड़ा बगल वाला लैंड लेके थोड़ा ऐसे ब्रिज बना दो। तो भाई एक सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई। दूसरा ये कि फ्लाइंग जेट के पास एक बहुत सही वाली पावर आ जाती है जिसको ये लोग बिल्कुल ही मजाक में ले लेते हैं। मतलब फ्लाइंग जेट के पास एक ऐसी पावर आ जाती है जिसमें वो जिस भी चीज को छूता है उस चीज की ताकत फ्लाइंग जेट में आधा 1 मिनट के लिए आ जाती है। जैसे यहाँ पे फ्लाइंग जेट सनी लियोनी की सीढ़ी छू देता है तो वो सनी लियोनी बन जाता है, वॉयलिन की बुक छू देता है तो उसको वॉयलिन बजाना आ जाता है, माइकल जैक्सन की बुक छू देता है तो उसको माइकल जैक्सन की तरह डांस करना आ जाता है। और अगर दिमाग लगाया जाए तो इस पावर का बहुत सही यूज कर सकते हैं अपन। मतलब जब भी राका से लड़ने जा रहे तो कोई ऐसे व्यक्ति का पोस्टर छू दो, फॉर एग्जांपल हल्क का पोस्टर छू दो भाई, फिर जाके राका से लड़ो, राका जीत गया तो मेरा नाम बदल देना। और भाई ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताया हूँ, हल्क का अगर दिमाग लगाया जाए तो बहुत सही यूज कर सकते हैं इस पावर का। और उस पोस्टर को आप अपने छाती में चिपका दो और हर 30-40 सेकंड में छूते रहो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये कि फ्लाइंग जेट के पास एक और बहुत कमाल की पावर आ जाती है जिसमें वो पूरी दुनिया को फ्रीज करके जो चाहे वो कर सकता है। मतलब अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये वाला सीन बहुत अच्छे से याद होगा जिसमें यहाँ पे फ्लाइंग जेट पूरी दुनिया को फ्रीज कर देता है और इनको जैसे चाहे वैसे मारता है। तो वैसे ही राका से लड़ने टाइम आप पूरी दुनिया को फ्रीज कर दो और जैसे चाहे वैसे राका को मारो यार, बहुत आसानी से जीत सकता था फ्लाइंग जेट। तो यहाँ पे मैं आपको 3 सबसे बड़ी गलतियां तो बता दिया, लेकिन अब फ्लाइंग जेट के सभी पावर्स को मिला के हम राका को कैसे खत्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लाइंग जेट यहाँ पे एक प्लान बना सकता है जिसमें वो पहले 10-15 लोगों से बात करेगा, उनको पहले से बताएगा कि मैं राका के सामने जाके पूरी दुनिया को फ्रीज कर दूंगा और तुम लोग को राका के सामने खड़ा कर दूंगा। दुनिया को अनफ्रीज करने से पहले मैं हल्क का पोस्टर छू दूंगा, इससे मेरे अंदर हल्क की पावर आ जाएगी और क्योंकि मैं तुम लोग के पीछे खड़ा होऊंगा तो मेरी पावर तुम लोग के पास आ जाएगी और मैंने हल्क को छुआ तो इनडायरेक्टली हल्क की पावर भी तुम लोग के पास आ जाएगी। फिर जैसे ही मैं दुनिया को अनफ्रीज करूंगा तुम सब लोग मिलकर राका को एकदम जोरदार घूसा मारना और बस प्लान यही समाप्त होता है। तो भाई मेरा प्लान कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना। इतना खतरनाक दिमाग लगाया मेरे को अपने ऊपर गर्व हो रहा है। राका खत्म था भाई अगर ऐसा ये लोग किए होते तो। और ये बोनस तो तो भैया नीचे कमेंट करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो वीडियो है ना सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। वैसे भी पूरा वीडियो तो देखोगे लेकिन इस वाले मिस्टेक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, इस वाले मिस्टेक को देख के ही वीडियो बंद करना।
अभी यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है और पानी डालने से पूरा कीचड़ साफ हो जाता है, बट दूसरे एंगल से दिखाने पे वहाँ पे फिर से कीचड़ लगा हुआ है। डायमंड की कीमत 300 करोड़ डॉलर्स बताइए। 300 करोड़ डॉलर्स 300 करोड़ डॉलर्स? भाई पागल है क्या? पी पुई के आया है क्या तू? क्या बोल रहा है? 300 करोड़ डॉलर्स नहीं है, 300 करोड़ है। मैंने पूरी मूवी देखी और डायमंड्स की कीमत 300 करोड़ है, ना कि 300 करोड़ डॉलर्स। और अगर 300 करोड़ डॉलर को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुल 2000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू निकल रही है, जो कि बिल्कुल नहीं है। 300 करोड़ ही है डायमंड की वैल्यू। अभी तक ये अपने बाइक में बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। बट एक सेकंड में मल्लिका इसके पीछे कहाँ से आ जाती है पता नहीं। मतलब बंदा पूरा सामने से निकल गया और उसके बाद ये उसको कॉल करने बोल रही है। सही है। साजिद के पीछे अभी 3 ही लोग खड़े हैं, लेकिन जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते तब यहाँ पे एक चौथा आदमी भी खड़ा हुआ है। अभी इसके चश्मे में जैक दिख रहा है और उसके बगल में बड़ी सी लाइट रखी हुई है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब जैक ही खड़ा हुआ, उसके बगल में कोई लाइट नहीं। और अब तो इसके चश्मे से यानी सामने से जैक ही गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैक दिख ही नहीं रहा और सिर्फ लाइट ही दिख रहा है। लेकिन जैक अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, वहां से कहीं गया ही नहीं है। पागल बेटा, पागल माँ, तेरी माँ पागल है। ने कम से कम 15 बार बोला होगा कि तेरी माँ पागल है। और जैक भी इसके अलावा सबको मारता है, पूरा सेट तोड़ देता है, लेकिन जिसने सच में इसकी माँ को कुछ कहा है उसको छूता तक नहीं है। और भाई इसको भी बार बार बोलने की क्या जरूरत है कि तेरी माँ पागल है, तेरी माँ पागल है? दिख रहा है सामने बंदे को गुस्सा आ रहा है, फिर भी। 4 आना कम दिया था मेरे को तूने। पिछली बार 4 आना कम दिया था। मतलब भाई इस पे मैंने अभी जितना रिसर्च किया ना, 2 मिनट रिसर्च के नाम पे वैसे कुछ खास किया नहीं हूँ, मम्मी से ही पूछा था, लेकिन रिसर्च बोलने में मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अपन भी ऐसी मिस्टेक नहीं बनाते भैया, पूरा ढूंढ के रिसर्च करके बनाते हैं। तो जितना मेरे को पता चला है, 4 आना यानी कि 25 पैसा, और 4 आने के सिक्के आना सालों पहले ही बंद हो गए हैं। और जब ये पिक्चर निकली उसके भी कई सालों पहले ही आना बंद हो गए हैं 4 आने के सिक्के। तो ये 4 आने नहीं देने का सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया। डायमंड्स का चोरी करने का है, राइट राइट करेक्ट एग्जैक्टली। मतलब इन लोग को इतनी बड़ी चोरी करने के प्लानिंग करने के लिए क्या कमाल की जगह मिली है, एक ऐसा होटल जहाँ पे 20-25 लोग बगल बगल में ही बैठे हुए हैं। मतलब हद है। मतलब क्या सेफ जगह मिली इन लोग को प्लानिंग करने के लिए? भाई कोई खुफिया जगह में जाके प्लानिंग करो ना। और भाई ये लोग बात भी इतना धीरे धीरे कर रहे हैं कि कोई सुन भी नहीं रहा होगा ना बगल में। आंटी के सामने यहाँ पे एक शूज़ रखे हुए हैं जो कि अगले ही पल गायब हो गए, लेकिन बाद में शूज़ वापस प्रकट हो जाते हैं। आंटी को 4 आने नहीं मिलने का इतना दुख लगा है कि टैमी का पूरा सूटकेस अच्छे से पैक करती हैं और सूटकेस खोल के ऊपर से फेंक देती हैं ताकि सामान भी पूरा गिर जाए। मतलब भाई सूटकेस फेंकने की क्या ज़रूरत थी यार, आराम से भी तो दे सकते थे ना। मतलब पूरा बेइज्जती करवा दे यार सबके सामने। भाई देख लो टैमी कहाँ पे खड़ा हुआ है, और कार से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हुआ है। और जिस स्पीड से वो आ रहा है, इतना बड़ा सूटकेस पकड़ के, उसको कार तक आने में कम से कम 10 से 15 सेकंड तो लगने ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3, सिर्फ 3 सेकंड हुआ है, गेट का दरवाजा खुला, टैमी अंदर। क्या स्पीड है भाई। बाद में बताऊंगा, पहले बताओ हैक कर सकते हो या नहीं। मतलब पीछे ऐसी लड़ाई चल रही है, फुल एक्शन का माहौल है, और इधर चार्ली को देखो, बताओ हैक कर सकते हो कि नहीं। मतलब ना दुनियादारी तेल लगा वैसा सिस्टम है अभी चार्ली का। और चार्ली को इतना क्या जल्दी है यार, मतलब यहाँ से पूरा निपटा के बढ़िया घर वर जाओ, डिनर विनर करके जूस पीते पीते उससे पूछो, प्लानिंग करो, बढ़िया। मतलब इतना क्या जल्दी यार, वहीं वहीं के वहीं कार में रख के पूछ रहे इसको हैक कर सकते हो कि नहीं। चार्ली भाई मैं आपको 15 बार बोला हूँ, इस तरह का प्लानिंग करना है तो कोई खुफिया से जगह में जाके करो यार। मतलब देख रहे हो यहाँ पे आबादी कितने ज़्यादा लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर सुन लिया, पुलिस को जाके बता दिया तो भाई धरे के धरा रह जाएगा पूरा प्लान। हाँ वो अलग बात है, आखिरी में पूरा प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला है, लेकिन फिर भी भाई चुन चुन के जमा किए थे मैंने ये चार्ली के चार्लीज एंजल्स, घंटा एंजल्स। असली एंजल्स तो बेचारे ये हैं जिन्होंने इस कंपटीशन के लिए सच में मेहनत की थी, लेकिन चार्ली ने अपने मतलब के लिए इनको भी नहीं जीतने दिया। अभी चरण ग्रोवर इस टैबलेट को बिल्कुल साइड से पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे उसका हाथ तो बीच में है। अभी चरण ग्रोवर लेज़र शील्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए इसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, और इसमें ध्यान से देखोगे तो एक नंबर एक से ज़्यादा बार दिए हुए हैं। जैसे 9 देखोगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 6 भी देखोगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब एक नंबर बहुत ज़्यादा बार दिए हुए हैं। ऐसा क्यों? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 2 3 4 पासवर्ड है तो यही वाला 1 दबा सकते हैं, वही वाला 2 दबा सकते हैं, दूसरा नहीं दबा सकते? तो ये तो दिक्कत कर देगा यार, क्योंकि पासवर्ड भी रोज़ चेंज होता है। इसका कौन इतना याद रखते रहेगा कौन सा वाला 1 है, कौन सा वाला 2 है। शुरू किया तो सारे कॉम्बिनेशन खोलते खोलते 350 साल बीत जाएंगे, फिर भी नहीं खुलेगा। मतलब इसके हिसाब से किसी भी नॉर्मल इंसान को ये सेफ खोलना है तो उसको 350 साल लग जाएंगे, फिर भी ये सेफ नहीं खुलेगा। और खुद ने इसने 2 सेकंड में ही खोल दिया। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि तेरे को पासवर्ड मालूम है, लेकिन कम से कम 1 2 मिनट तो लगा। ये क्या 2 सेकंड में ही खोल दे रहे हैं। मतलब किसी नॉर्मल इंसान को 350 साल लग जाएंगे खोलने में, और ये 3.5 मिनट भी नहीं ले रहे। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इतने बड़े सेफ की।
ये सेफ का गेट खुलता है और 5 मिनट तक खुले रहते हैं और 5 मिनट बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये आदमी सेफ के गेट खुलते ही अंदर आ गया था और गेट बंद होते तक भी अंदर ही रहता है, बाहर ही नहीं निकला रहता है। तो भाई तू 5 मिनट तक कर क्या रहा था अंदर? खाली कमरा ही तो है, इसको इतना क्या देख रहा था? हाईएस्ट से हाईएस्ट 1-2 मिनट तक घूरता भी अच्छे से तो भी समझ आता, लेकिन 5-5 मिनट भाई इसको तो पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए था। चरण ग्रोवर बताता है यहाँ अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही आदमी का फिंगरप्रिंट लगता है, वो है विक्की ग्रोवर। तो ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट से ये लोग अंदर तो आ गए, लेकिन वापस बाहर जाने के लिए गेट कैसे खुला भाई, ये तो बताया ही नहीं चरण ग्रोवर। और अगर यहाँ पे विक्की का फिंगरप्रिंट लगने से ये गेट वापस खुलता है तो विक्की तो बाहर से ही चले गया था, इन लोगों के साथ अंदर तो आया ही नहीं था, तो ये गेट खुला कैसे फिर? यहाँ से ये चारों निकलते तो एक ही साथ है, लेकिन जब बाहर का सीन दिखाते तब जैक चल के इतना दूर आ जाता है और ये लोग अभी तक गेट से ही निकले हैं। चार्ली के हिसाब से वो अपनी फिंगर रोहन पे पॉइंट करता है, फिर ये दोनों पीछे पलट के देखते हैं। तब चार्ली बोलता है रोहन मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा था। लेकिन भाई चार्ली का फिंगर देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो रोहन को पॉइंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के पीछे कोई खड़ा है उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब इन लोग को वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, इतने बड़े डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है और ये लोग इस चूतिए को बुलाए हैं डांस सिखाने के लिए, मतलब हद है। मतलब बस इसी की कमी रह गई थी। इसके पीछे ये ब्राउन कपड़ा पहने हुए अजीब से भालों वाला एक तबला बजा रहा है और बिल्कुल अभी तक वो बैठा ही है। 1-2 सेकंड ही हुआ है और वो इतनी जल्दी पहुंच गया यहाँ पे। और भाई ये है भी वही, क्योंकि तबला भी बजा रहा है और इसका हेयर स्टाइल भी वैसा ही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बातें होती है वो चार्ली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इन सबको बताता है। लेकिन भाई चार्ली को कैसे मालूम कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद मनोहर ने ही बाद में चार्ली को बताया हो ऐसा ऐसा हम लोग के बीच में बातें हुई है। लेकिन भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद मनोहर को जेल हुई थी और इतना कड़क कानून लगा था कि मनोहर से किसी को मिलने तक की इजाज़त नहीं थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मनोहर ने खुद ने चार्ली को बताया हो। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं हर किसी ने ब्लैक कलर का ही कपड़ा पहना हुआ है, पर ऐसा क्यों भाई? अभी चार्ली यहाँ पे मोहिनी की बात कर रहा है और वो बता रहा है कि मोहिनी सिर्फ इनकी एक टीचर है और कुछ नहीं है। तो एक बार के लिए अगर आप सोचो आप किसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो और उसके लिए आपको डांस सीखना है, तो आप किसी टीचर को बुलाए सिखाने के लिए, तो वो आपको सिर्फ डांस सिखाएंगे ना कि आपके साथ उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेगी। तो मोहिनी इनके साथ हिस्सा क्यों ले रही है कंपटीशन में? क्योंकि वो सिर्फ इनकी टीचर है और कुछ नहीं है। तो मोहिनी का काम है सिर्फ डांस सिखाना और टाइम टू टाइम रिहर्सल करवाना, लेकिन मोहिनी तो इनके कपड़े तक सिलती है। और चलो ठीक है, इन्होंने मोहिनी को कॉम्पिटिशन में भी ले लिया, तो इन्होंने मोहिनी से पहले 3-4 लोग को और बुलाया था डांस सिखाने के लिए, जैसे ये और ये। तो अगर इनमें से कोई किसी को ये लोग फाइनलाइज कर लेते तो क्या वो इनको भी अपने कंपटीशन में अपने पार्टनर बनाते? चल इसको तो एक बार के लिए बना भी लेते। मैं सोच रहा हूँ अगर ये इनकी पार्टनर बन जाती, और इमेजिन करो कि पूरी मूवी में दीपिका उर्फ मोहिनी की जगह ये है। अभी मोहिनी के बारे में चार्ली इनको कुछ समझा रहा होता है और उसी समय मोहिनी आके इनकी सारी बातें सुन लेती है। तो क्या चार्ली को भी यही टाइम मिला था समझाने के लिए? मतलब इन्होंने मोहिनी से एक दिन पहले ही बात कर लिए थे और मोहिनी बताई थी कि वो सुबह 9 बजे आएगी, तो चार्ली को सुबह 9 बजे ही समझाने की क्या ज़रूरत थी भाई? थोड़ी देर पहले समझा लेते या एक दिन पहले समझा देते। तो सबसे पहले एक जजेस राउंड होता है जिसके ये दोनों जज हैं, मतलब भाई अनुराग कश्यप और विशाल ददलानी, एक डांस कॉम्पिटिशन के जज। चलो विशाल है बोल के मैं एक बार अनुराग कश्यप का भी मान लेता हूँ क्योंकि वो एक डायरेक्टर है, लेकिन भाई विशाल ददलानी एक सिंगर है, डांस कंपटीशन के जज कहाँ से भाई ये लोग? और चलो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये तो भाई फिल्म है, ये लोग सिर्फ इसमें एक्टिंग करने आए हैं, इनको असली काम क्यों देख रहे हैं? तो भाई जब यहाँ पे इनके नाम असली के लिखे हुए हैं तो इनके काम भी असली के ही देखेंगे ना यार। मोहिनी का हाथ अभी ऊपर है और उसने अभी अपना हाथ, ये देखो ये नीचे कर रही है और उसने अपना हाथ अभी नीचे कर दिया है, बट दूसरे एंगल से दिखाने पर उसका हाथ अभी भी ऊपर है और अब वो फिर से अपना हाथ नीचे कर रही है। ओ नोकिया फ़ोन से वोट करना है? फिर तो मैं वोट ही नहीं कर पाऊंगा यार। और मैं क्या, इंडिया के 99.99% लोग वोट ही नहीं कर पाएंगे फिर तो। ज़रूरी सूचना, अगर आप में से कोई नोकिया फ़ोन्स यूज़ करता है तो प्लीज़ गुस्से में आके इस वीडियो को डिसलाइक मत मारना, ये सिर्फ एक मजाक था, इसे मजाक ही लीजिएगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाई नोकिया ही फ़ोन क्यों, भाई दूसरे फ़ोन से वोट नहीं कर सकते क्या? और भाई किस्मत से इन सभी के पास नोकिया फ़ोन है, इनके पास भी नोकिया फ़ोन है और यहाँ तक कि इस आंटी के पास भी नोकिया का ही फ़ोन है। ये लोग क्या कोई सरकार योजना से मिला है क्या इन लोग को फ़ोन? तो यहाँ पे टीम डायमंड्स को 4 लाख से ज़्यादा वोट्स मिले हैं और बहुमत ने इनको जिता दिया है। लेकिन भाई यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि इनका डांस इतना रद्दी था, ये आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, कि इनको 4000 वोट भी मिल जाते तो बहुत ज़्यादा हो जाते, बट भाई 4 लाख, तो यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। चार्ली यहाँ पे मोहिनी को देखते देखते ये ड्रिंक अपने मुँह में डालने की जगह गलती से अपने आँख में डाल देता है। लेकिन भाई आँख में क्यों यार? आप गलती से अपने शर्ट में डाल दिए, अपने नाक तक में डाल दिए तो समझ आता है आसपास ही है, लेकिन भाई इतना ऊपर आँख में कैसे डाल दिया यार? चार्ली गलती से अपने आँख में डालता है बोल के उसका इस साइड का फेस पूरा गीला हो जाता है, बट भाई अगले ही पल उसका फेस बिल्कुल साफ हो जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिरा ही नहीं है वहाँ पे। अभी लैला चरण ग्रोवर के पास जाती है और उनको बताती है मिस्टर ग्रोवर टीम इंडिया, और वो अब टीम इंडिया की तरफ देख रही है। बट जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते तब वो अभी भी चरण ग्रोवर को ही देख रही है और अब वो फिर से पलट के टीम इंडिया को देख रही है। ओहो हो टेलीपैथी, क्या बात!
मतलब अब ये लोग एक दूसरे से मन में भी बातें कर सकते हैं। तो जब ये लोग चोरी कर रहे थे तब ये लोग वॉकी टॉकी का यूज़ क्यों करते हैं भाई, मन में ही सुन लेते क्या बोलना है। लड़ाई करते करते इसके दिमाग में अचानक से एक चुल मचती है और ये चार्ली को नीचे गिरा देता है। और भाई चार्ली तो ऑलमोस्ट नीचे गिर ही गया था, बट वो घूम के वापस आ जाता है। लेकिन भाई अगर सोचो चार्ली नीचे गिर जाता तो इसके ऊपर केस हो सकता था, और केस होने के बाद ये कंपटीशन से तो बाहर था ही, उसके बाद भी इसके साथ क्या क्या होता है ये खुद भी नहीं जानता। भाई मैं अब समझ चुका हूँ कि जो चार्ली का स्वैग लेवल है ना, वो मतलब कुछ भी हो जाए ये अपनी पूरी प्लानिंग खुले में ही करेगा। ऊपर से भगवान आके भी बोल देंगे ना तो भी ये नहीं हटेगा। मैं अब तक चार्ली के स्वैग लेवल को ही बहुत हार्ड समझता था, बट भाई ये लोग तो इससे भी 10 कदम ऊपर निकले। मतलब ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी को देखो कहाँ पे रखे हैं, इतना $1 मिलियन का ये ट्रॉफी और बिल्कुल खुले में पड़ा है, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। मतलब जनता के जस्ट बगल में ही है, और इतने सारी जनता में से एक जन इसको उठा के पासिंग द पिलो खेलते हैं वैसे ही पासिंग द ट्रॉफी करते करते ये लोग बाहर ले गए तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया ट्रॉफी। अब भाई ये हिंदी में क्यों एंकरिंग कर रहा है, यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा लोग को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। पहली बार यहां तक पहुंची माय कंट्री टीम इंडिया। काहे का पहली बार भाई, कितनी भी कचरा टीम क्यों ना हो यहाँ तक तो पहुँचेगी ना, क्योंकि दुबई में आने के बाद 2 बार डांस कंपटीशन हुए हैं और 16 कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया है। तो कितनी भी कचरा टीम क्यों ना हो यहाँ तक तो पहुँची ही है ना, क्योंकि हिस्सा लिया है। अब समझ लो कि दो बार कंपटीशन होने वाले हैं, अभी पहला फिनाले, अब इसके बाद होगा जो ग्रैंड फिनाले जिसमें 8 कंट्रीज हिस्सा लेगी। और अगर ये ग्रैंड फिनाले में बोलता कि पहली बार यहाँ तक पहुँची तो समझ भी आता, लेकिन फिनाले में तो हर कंट्री पहुँचेगी ना भाई, कुछ भी हो जाए। ओहो हो, मिलिए गीता कापुर से अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नीचे स्पेलिंग देखो, गीता कपूर की स्पेलिंग देखो, KAPUR। वाह। लेकिन भाई मैं एक बात तो मान गया, जैक की किस्मत बहुत जोरदार है। मतलब जो भी लड़की देखो उसको कॉल मी करके बोलती ही है, उसी तरह से ये भी उसको परफॉर्मेंस के बीच में कॉल मी करके कॉल मी बोल रही है। लेकिन उसको घंटा दिखा होगा इतना दूर से ये ऐसा साइन मारी भी है बोल के। और इतने बड़े डांस कॉम्पिटिशन में इतना रद्दी डांस करने के बाद भी कॉल मी का साइन मिल रहा है, मतलब जैक की किस्मत भगवान ने खुशी में लिखी है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चार्ली फिसल के आगे निकलने वाला है, इसको कैच नहीं कर पाएगा। देख रहे हो यहाँ तक भी आगे आ चुका है, वो गिरते गिरते और आगे आ जाएगा। लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे वो बिल्कुल परफेक्टली उसको कैच कर लेता है। अब क्या ये दिन भर यहीं बैठे रहता है कि लोगों के फ़ोन रिसीव करने के लिए? तो ये चार्ली के काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसीलिए ये टीम इंडिया दूसरा मौका दे देती है। और यहाँ पे टीम इंडिया वर्सेस टीम कोरिया था, और अगर टीम इंडिया को दूसरा मौका मिल गया है, टीम इंडिया आगे भी डांस करने वाली है। इसका ये मतलब है कि टीम कोरिया WDC से बाहर हो चुकी है और इन्हें 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन भाई इन्होंने तो फाइनल्स में भी हिस्सा लिया है, देख रहे हो उनके कॉस्ट्यूम। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, टीम इंडिया वर्सेस टीम कोरिया था, और अगर टीम इंडिया फाइनल्स में जा रही है तो टीम कोरिया भी फाइनल्स में कैसे जा रही है? कोई ना कोई एक टीम को तो एलिमिनेट होना ही है ना। अब आप बोलोगे कि टीम कोरिया को तो इन्होंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन भाई यहाँ पे टीम कोरिया से भी बहुत बड़ी गलती हुई है उनके डांस में। एक बच्चा ऊपर से गिर गया था और ये बहुत बड़ी गलती है उनके डांस के बीच में। उस हिसाब से भी टीम कोरिया को इससे बाहर हो जाना चाहिए था। और ये कच्चे मोदी जी कहाँ से ले आए भाई, इनको थोड़ा बड़ा टोन देते। तो पहले इनको रूम 9C मिला होता है, बट फाइनल्स में इनका रूम चेंज हो जाता है और रूम 9C ग्रेट ब्रिटेन को अलॉट कर दिया जाता है। और ये बात इन्हें पता भी नहीं है, बट भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? मगर इनके पास कीज तो दोनों रूम की है, क्योंकि जब नंदू उल्टी करने जाता है तब चार्ली उसको रूम 9C का भी की देता है और बाद में टैमी को भी की देता है कि जाके दरवाजा खोल बोल के। मतलब इनके पास चाबी दोनों रूम की है, बट इनको पता भी नहीं है कि इनका रूम चेंज हो गया है। वाह। और अगर इन्हें नहीं पता है कि इनका रूम चेंज हो गया तो इनके पास सिर्फ रूम 9C की होनी चाहिए, और अगर पता है तो नए रूम की होनी चाहिए। बट भाई इनके पास दोनों रूम की कीज कहाँ से आई? और भाई मेरे को WDC का भी सिस्टम समझ नहीं आया, फाइनल्स में रूम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? बढ़िया बढ़िया सबके अपने अपने रूम थे। अभी ये वॉकी टॉकी लैपटॉप के जस्ट बगल में पड़ी हुई है, बट जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तब ये वॉकी टॉकी लैपटॉप से बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाती है। तो नंदू और विकी ग्रोवर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन भाई मैं अभी भी वही पूछ रहा हूँ कि ये गेट इन्होंने खोला कैसे? अगर मान लो फिंगरप्रिंट से खुलता तो नंदू यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा के जाता ना, लेकिन वो तो यहाँ से सीधा बाहर चले गया, और गेट खुला कैसे ये तो पता ही नहीं चला। तो ये लोग अपने साथ चेयर और स्प्रे वगैरह लेके आए थे और उसी चेयर में बैठ के टैमी ने शालीमार को ओपन किया था। और जब ये लोग शालीमार को खोल देते तब चेयर और स्प्रे वगैरह में यहाँ पे दिख रहा है, और ये लोग इसे बिना उठाए ही अंदर चल देते हैं। और अब ये लोग अंदर जा चुके हैं, अब ये लोग यहाँ से बाहर वापस निकले ही नहीं है, अब ये लोग सीधा ऊपर से बाहर निकले। मतलब ये लोग ये कचरे को यहीं छोड़ के अंदर चल देते हैं। लेकिन जब बाद में चरण ग्रोवर और बाकी सब लोग आते तब ये सब कचरा यहाँ से गायब हो जाता है। तो शालीमार सेफ में अंदर घुसने के बाद इनको एक और सेफ मिलता है जिसमें इनको 7 डिजिट्स का पासवर्ड डालना होता है, और यहाँ पे सभी वर्ड्स वगैरह सब दिए होते हैं पासवर्ड डालने के लिए। बट भाई यहाँ पे शिफ्ट की क्यों दिया हुआ है वो समझ नहीं आया, शिफ्ट की का क्या काम है यहाँ पे? तो अब इन सबको प्लान B फॉलो करना है, और यहाँ पे रोहन मोहिनी को बोलता है कि हमें तुझसे झूठ बोला था, जो बताया था वो सिर्फ प्लान A था। लेकिन भाई इसमें इन्होंने झूठ क्या बोला, बल्कि रोहन को ऐसा बोलना चाहिए था कि हमें तुम्हें प्लान B के बारे में कुछ नहीं बताया था। बाकी इन्होंने जो जो बताया था वो तो सब सच ही था ना, झूठ तो कुछ था ही नहीं। हाँ भाई पहले शक विकी ग्रोवर पे ही जाएगा, लेकिन अगर ये लोग अचानक से गायब हो जाएंगे तो शक तो इन पे भी जाएगा ना यार। मतलब जो पहले 2 सेकंड लगा था अब तो 1 सेकंड भी नहीं लगा खुलने में।
काहे का टीम इंडिया भाई, फाइनल्स में तो ये रूम टीम ग्रेट ब्रिटेन को अलॉट कर दिया गया था और बाहर बोर्ड भी टीम ग्रेट ब्रिटेन का ही लगा हुआ है। चार्ली ने बताया था कि दुबई में ऐसे चोरी करने पे चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, बट भाई ग्रोवर के हाथ तो बिल्कुल सही सलामत है। अब भाई नंदू इसे दुबई से कैसे ले आया यार, इसे तो दुबई एयरपोर्ट में ही रोक लिए थे ना। अब ये कोई नया स्वैग है कि क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई यहाँ पे जो डांस की स्पेलिंग लिखी हुई है मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। बोनस टाइम। तो पूरी मूवी में जैक के कान से अन्य बार धुआं निकला है और जब जब भी इसके कान से धुआं निकला, हर बार यही सोचता था कि भाई कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, आखिर किसी इंसान के कान से धुआं कैसे निकल सकता है। और पूरी मूवी में 4 बार धुआं निकलते दिखाया था इसीलिए। तो अब वक्त आ चुका है उस मिस्टेक का जिसके बारे में मैंने 15 मिनट पहले यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो पूरी मूवी में हमें मेन चोरी कैसे हुई है और डांस कंपटीशन को जीतना यही दिखाया गया है। और चार्ली ने बहुत ज़ोरदार प्लान बनाया है चोरी करने के लिए, ये भी हमें दिखाया गया है। मतलब किस तरह से नकली फिंगरप्रिंट निकालो, ये निकालो, सबको जमा करो, और बहुत दिमाग लगाया है। और आखिरी तक भी यही सस्पेंस बना हुआ था कि ये लोग वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और ये लोग जिस तरह से बाहर निकलते हैं ना, मतलब सच में ऐसा लगता है, आप लोग को भी, बहुत लोग को शायद लगा होगा कि ये लोग जहाँ से बाहर निकले थे वहीं से ये लोग अंदर भी जा सकते थे। मतलब ये लोग बाहर निकलते हैं और जैक वहीं पे होता है, तो ये लोग यहीं तक आ जाते और यहाँ से इस चीज़ को तोड़ के अंदर चल देते, चोरी करके यहीं से बाहर आ जाते। तो ऐसा करने पे सबसे पहले तो इनको बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं करना पड़ता, दूसरा ये डांस कंपटीशन वगैरह का झमेला होता ही नहीं, तीसरा ये मूवी 3 घंटे की बनती नहीं, इसीलिए इतना बड़ा प्लानिंग हुआ है। और अगर ऐसा हो जाता तो भाई मतलब सब कुछ सिंपल ही हो जाता, यहीं से एटलांटिस में बुक करते, कभी भी यहाँ के इस चीज़ को तोड़ के अंदर जाते, सोना निकाल के वापस बाहर आ जाते, किसी को पता ही नहीं चलना था। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता ही है यार। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस